हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर 50 डेज सीरीज़। और आज हैं हम अपने डे 22 पे, जिसमें हम करने वाले हैं बात सबसे ज़्यादा ऐसी बड़ी यूनिट की जिससे बच्चे डरते ही हैं, है ना। जिनको लगता है कि इसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उनको डर लगता है। और ये ऐसी यूनिट है जिसमें आप ये जो आप देख रहे हैं ना टॉपिक्स, इतने कर लेंगे ना आपका काम हो जाएगा। ये ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो आपको मैं समझाने आई हूँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही प्यारी भाषा में, जिससे आपको डर भागने वाला है। और क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत ही PYQ फोकस्ड होता है, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी, आपको PYQs करने में मदद करेंगी। ठीक है। पीपल एंड इन्वायरमेंट, इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने कल भी लिया था, जो बच्चों ने नहीं देखा है देख लेना। बाकी मैं आज ये फुल यूनिट कवर करने वाली हूँ, तो ये हमारा एक तरीके से वन शॉट टाइप रहने वाला है। और अभी तक अगर 50 डे मास्टर सीरीज़ में एनरोल नहीं हुए हो, पहली बात ये फ्री है। दूसरी बात, इसमें सारा आपका सिलेबस कराया जा रहा है, थ्योरी, रिवीजन, PYQs, मैराथन, सब कुछ। और डे 22 पे हैं हम। और पेपर 1 की ये हम 7th यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। पीपल एंड बाकी वन शॉट टाइप ही सारी वीडियोज़ हैं, अगर किसी यूनिट की देखनी हो तो देख लेना, बहुत ही कायदे से समझाया हुआ है। ठीक है। पीपल एंड एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग कहते हैं अरे जिसमें हम रह रहे हैं वही तो इकोसिस्टम है। सही बात है, जिसमें हम रह रहे हैं वही तो इकोसिस्टम है। बट द थिंग इज़, वहाँ पे जिस तरीके के कीवर्ड्स आ जाते हैं उसमें आप उलझ जाते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को क्लियर करने को, उसी ब्रिज गैप को क्लियर करने को हम आपको यहाँ बैठे हैं समझाने के लिए। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एज अ सिस्टम। एक इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक सिस्टम की तरह। इट कैन बी स्मॉल और अ लार्ज, ये छोटा सा भी हो सकता है, ये बड़ा सा भी हो सकता है। लाइक एक पॉन्ड जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इंटरेक्ट कर रहा है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो एक पॉन्ड में भी हो सकता है, एक फॉरेस्ट में भी हो सकता है, और पूरे हमारे दुनिया में भी हो सकता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स, फिर कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम कौन कर रहा है, एनिमल्स, फिर डिकम्पोजर्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया। अबॉयोटिक की बात करूँ तो कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, दीज आर अबॉयोटिक कंपोनेंट्स। आगे हम बात करते हैं फूड चेन और फूड वेब की, जिसका डिफरेंस आपका बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। तो चिंता मत करिए, इतना समझिए कि फूड चेन एक लीनियर पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे एनर्जी एक लीनियर पाथ में ट्रांसफ़र होती है। लाइक ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऑफर को कौन खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। सो दैट इज़ लीनियर पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वहीं पे मैं अगर फूड वेब की बात करूँ तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स, मोर रियलिस्टिक, मोर स्टेबल। इफ वन स्पेसीज डिसअपियर्स द वेब सर्वाइव्स। देखो यहाँ पे कोई भी एक बीच में अगर चला गया तो अगले का खाना रुक जाएगा, है ना। बट फूड वेब में क्या है, ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे आप पुरानी अपनी साइंस वाली बुक्स में भी देखते होंगे, GS की बुक्स में भी देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना हुआ आता है। आगे मैं आपके लिए वो भी लाई हूँ, डायग्राम्स भी लाए हो, तो चिंता मत करना। एक आप नेटवर्क देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे कि ये ऐसे भी खा सकता है, ये ऐसे भी खा सकता है, ये ऐसे भी खा सकता है, तो कोई एक गायब हुआ तब भी चीज़ चलती रहेगी, तो वो होता है हमारा फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब में अंतर मालूम पड़ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं कि पहले जो हमारा सबसे पहले आते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स, जो सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। ठीक, ये हमारे T1 में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं। वहीं ट्रॉफिक लेवल 2 में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, दैट इज हर्बीवोर, जो डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को खा रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, लाइक हर्बीवोर्स, है ना।
हर्बीवोर्स हो गए हमारे, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो ट्रॉफिक लेवल 2 में आ रहे हैं। वहीं ट्रॉफिक लेवल 3 की बात करूं तो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हैं? जिसमें हमारे फ्रॉग हैं, फॉक्स हैं। अब ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे ना इस क्लास में जिनको हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर में मतलब नहीं पता हो, है ना। हर्बीवोर कौन होते हैं? जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोर क्या होते हैं? जो दोनों खाते हैं, कि घास मिल गई घास भी खा ली, मीट मिल गया, फ्लैश मिल गया वो भी खा लिया, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 में सेकेंडरी कंज्यूमर और ट्रॉफिक लेवल 4 में हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं लाइक ईगल एंड टाइगर। 10% लॉ एक मैंने आपको ये कल पढ़ाया था। ये क्या होता है? ये हमारा होता है लैंडमाइंस लॉ, जिसमें कहा जाता है कि केवल 10% हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और 90% एनर्जी हमारी एज अ हीट लॉस्ट हो जाती है। सो अ फूड चेन रियली हैज़ मोर देन 4-5 लेवल। एक फूड चेन में 4-5 लेवल्स होते हैं। अब आओ ये तुमको मैं वो बताती हूँ 10% एनर्जी फ्लो क्या है। ये देखो, ये सन है हमारा, ये सोलर एनर्जी से हमारा क्या हो रहा है? जो T1 हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गए, एल्गी हो गए, है ना। ये प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जहाँ पे ये बायो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स वाया फोटोसिंथेसिस फूड बनाते हैं, वो ग्रो करते हैं, है ना। मान लो इनकी 10,000 किलो कैलोरी है, ठीक है। अब ये 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, 90% हीट लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारे T2 के पास जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, उनके पास हमारी कितनी एनर्जी आ गई? 1000 आ गई। 10% आ गई, 1000। फिर 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ तो हमारा सेकेंडरी जो है उनके पास कितनी आई? 100। फिर 10% हुआ तो यहाँ हमारे पास T4 जो हमारे टॉप प्रेडेटर्स हैं, वो हमारे पास, उनके पास केवल 10 किलो कैलोरी आई, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को और न्यूट्रिएंट्स रिटर्न कर देते हैं सॉइल को। तो ये पूरा एक फूड चेन एक पूरा बन गया है। फूड चेन क्या है? ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, जो अभी मैं बता के आ रही हूँ, है ना। 10% लॉ क्या है? कि ईच लेवल लूजेस 90% एनर्जी एज अ हीट एंड ओनली 10% पासेस फॉरवर्ड। ये मैंने आपको पूरा डायग्राम की मदद से बता दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा मैम आप इतना स्पीड में पढ़ा रही हो, मैं तो 2x पे आराम से देखने आया था कि आप तो कुछ कुछ बातें करोगी मेरे से, है ना। तो मैं बता दूं, मैं आपसे बातें करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं बस आपको चीज़ें क्लियर करने आई हूँ। आया हो कि आप भी इसी मकसद से आए होंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको पता लग गई कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जो भी आपका डाउट होगा, आई एम हेयर टू क्लियर डैट। आप उसको कमेंट डाउन करना, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी, एक अलग से यूट्यूब शॉर्ट्स बना के समझा दूंगी। बट द थिंग इज़ अभी हम एक रिदम में चल रहे हैं, तो आई प्रेफर कि आपको चीज़ें ऐसे ही समझ में आए, ठीक है। अगली बात अगर हम करें, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो हमारा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो आपको बहुत आप स्किप कर देते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? इकोलॉजिकल पिरामिड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर, अच्छा देख नहीं रहे क्या? अच्छा ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? वो एक रिलेशनशिप बता रहे होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल्स को इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। कितने नंबर्स है, कितनी बायोमास है, कितनी एनर्जी, इस बात में। अब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ पिरामिड्स आ जाते हैं। लाइक हमारे पास है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एक ईच लेवल पे, जो यूजुअली अपराइट होता है। अपराइट का मतलब ऊपर बढ़ता हुआ। इन्वर्टेड इन अ ट्री इकोसिस्टम, वन ट्री मैनी इंसेक्ट फ्यू वर्ड्स, ठीक है। एक ट्री है, उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बहुत कम वर्ड्स हैं। नंबर इतना याद रखो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। तुमको क्या याद रखना है? तुमको याद रखना है कि नंबर ऑफ पिरामिड क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। नंबर ऑफ बायोमास क्या है? टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी फ्लो थ्रू लेवल्स। इस वाली चीज़ को देखो, ये टेबल आपके लिए इतनी काफ़ी है, इतना जानना। अब ये याद रखना कि ये यूजुअली अपराइट होता है, ये यूजुअली अपराइट होता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शन क्या है? कि देखो ये इन्वर्टेड, वैसे तो अपराइट होता है, बट
इन्वर्टेड कब होता है? हमारे ट्री इकोसिस्टम में, है ना। हमारे ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है। ये इन्वर्टेड कब होता है? ये इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक। और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है पिरामिड वाले केस में, इसलिए ये हमेशा अपराइट होता है। अब यहाँ पे आप किस ट्रैप में फंस सकते हैं? वो ट्रैप ये है कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। ये ऐसे डीप डाइव कंटेंट है ना, जो आपको ऐसे बस घोल के पी जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन चीज़ें ही बताई जा रही हैं। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ऐसे काम की चीज़ें मिस कर दो। अभी तो आज आप घूमते टहलते आपको मन कर गया तो आपने ये वीडियो देख ली, आप आगे सोचो कि अरे वो एक चैनल था, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे खो ना। 3 पिरामिड्स जो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए वो लाई हूँ, डायग्राम्स लाई हूँ, वो ये हैं। हमारा अपराइट जो था नंबर ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर, वो क्या है? लाइक हमने देखा T1 लेवल में हमारी ग्रास है, ग्रास से कम हमारे फ्रॉग है, फ्रॉग से कम हमारे स्नेक है, स्नेक से कम हमारी ईगल है, मतलब नंबर के बेसिस पे। और ट्री इकोसिस्टम हमने जो एक्सेप्शन बताया वो भी आपको मिल गया कि एक ट्री है उस पर इंसेक्ट हज़ारों हो सकते हैं, तो हमारा इन्वर्टेड आ गया। बायोमास में जो यूजुअली अपराइट होता है, मतलब T1 में सबसे ज़्यादा बायोमास होगा, यानी कि ड्राई वेट, T2 देन T3 देन लास्ट T4। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शन, तो एक्वेटिक सिस्टम में आपको मैंने बताया, ठीक। अगली बात मैं करूँ जो हमेशा अपराइट होता है, जहाँ पे कोई आपका वो नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता, जहाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहा होता है, एनर्जी हमेशा डिक्रीज कर रही होती है अपवर्ड, लाइक 10% रूल जो अभी मैंने बताया था वो। बायोकेमिकल साइकिल्स की अगर मैं बात करूं, जो हमारा अगला टॉपिक है, देखो मैं बहुत जल्दी भाग नहीं रही हूँ, मेरा मानना है कि आप 2x की स्पीड पे देखेंगे, इससे अच्छा मैं ही आपको उस तरीके से पढ़ा दूँ कि आपको सुनने समझने में आसानी हो, है ना। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको धीमे धीमे पढ़ा दूँगी, मैं बहुत आराम से भी पढ़ा सकती हूँ, है ना। और ये मत सोचना कि मैं 2x स्पीड पे करके आपको फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं की जाती है, बिल्कुल रॉ वीडियो अपलोड कर दी जाती है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है ना। और क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं लगातार, उस वजह से हम थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए हैं। तो डैट डजेंट मीन कि हम आपकी ये सीरीज़ पूरी नहीं कराएंगे या हम आपको साथ छोड़ देंगे आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम आपका पूरा तरीके से ध्यान रखेंगे, साथ देंगे, सारी बातें होंगी हमारे, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुको, ये देखो, ये देख के खुश हो जाओ, ठीक है। पढ़ लिया क्या लिखा था? नहीं पढ़ पाए, चलो अगली बार मैं दिखाऊंगी। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं जहाँ एलिमेंट मूव करते हैं बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ऐसे ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल है जहाँ पे एलिमेंट मूव कर रहे हैं बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। लाइक अगर मैं बात करूँ कार्बन साइकिल की, तो यहाँ पे क्या है, CO2 जो है वो कौन एब्जॉर्व कर रहे हैं? प्लांट्स वाया फोटोसिंथेसिस। उसको कौन खा रहा है? एनिमल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? बायो रेस्पिरेशन, बायो डिकम्पोजिशन, बायो बर्निंग, क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2। तो की कंसर्न यहाँ पे क्या है कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग इंक्रीजेस CO2, जो क्लाइमेट चेंज में हमारा इफेक्ट दिखा रहा है। वहीं नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से कहा जा रही है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, से हमारी कहाँ जा रही है प्लांट्स एनिमल्स में, जो डिकम्पोजिशन के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जा रही है हमारी नाइट्रोजन। तो कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई। या वाटर साइकिल की बात करूँ कि वाटर एवोपरेट हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है और रन ऑफ हो गए, बारिश हो गई, फिर से फिल्ट्रेशन वापस हमारी धरती में ही आ जा रहा है ना। तो ये कुछ ऐसी साइकिल हैं जो बस आपको इतना याद रखना है, बस आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल जो आप स्किप कर देते हैं वो नहीं करनी है, और इसमें आपको याद रखना है कि नो एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन मूव्स थ्रू रॉक वेदरिंग। ये वेदरिंग रॉक की थ्रू होती है, ऐसा कोई एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर नाइट्रोजन साइकिल की तरह नहीं हो रहा है, ये रॉक के थ्रू कर रही है। मतलब वीदरिंग हुई मतलब
जो चट्टानें हैं रॉक के थ्रू वो टूटी करी, उससे मिट्टी बनी, मिट्टी प्लांट्स के पास गई, प्लांट्स एनिमल्स से डिकम्पोजर्स के पास। तो ये है हमारी फॉस्फोरस साइकिल, जहाँ हमारा फॉस्फोरस कंटेंट कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। गैसेस साइकिल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, जहाँ पे एटमॉस्फेयर एज अ रिजर्वॉयर होता है, और वहीं सेडिमेंट्री साइकिल्स हमारी फॉस्फोरस सल्फर होती हैं, जो यूज़ और करती हैं रॉक या सॉइल को एज अ रिजर्वॉयर। डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है रहा आपके लिए डायग्राम आपकी कार्बन साइकिल का। कार्बन साइकिल में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो हमारा कार्बन साइकिल है, जो एटमॉस्फेयर हमारा रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहा है, एटमॉस्फेयर में हमारी साइकिल है वो देखो रेस्पिरेशन की तरह थ्रू हमारे पास आ रही है ना। प्लांट्स जो हैं वो CO2 ले रहे हैं, CO2 और वाटर मिलके हमारा क्या बना दे रहा है? ग्लूकोज एब्जॉर्व कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल, जो अभी ऊपर मैंने सारा बताया ना, सब कुछ वही है। एक बार आप डायग्राम देख लो अपनी तसल्ली के लिए, आपको समझ आ जाएगा कि इशू क्या है। कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं वो कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं, जो हम स्टोर्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जिससे सडन इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में, और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की, तो ये सारे हाई ROI पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही रखने हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती हैं वो 3 टाइप की आपको मेजरली देखने को मिलेंगी: जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या है कि ये वेरिएटी इन जीन्स विद इन अ स्पेशीज। कल मैंने जितना बताया था आपको बस इंट्रो दे दिया था, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी इन जीन्स विद इन अ स्पीसीज, लाइक डिफरेंट राइस वेराइटीज़। आप अलग अलग प्रकार का चावल खाते हैं ना, कि बासमती ही खाऊंगा मैं, है ना, बासमती खाऊंगा, या फिर एक टुकड़ा आता है, चलो, है ना, एक हरी पत्ती आता है, मतलब एक छोटे छोटे से आते हैं, लंबे लंबे से आते हैं ना, तो वो जेनेटिक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी एक ही स्पीसीज़ में। वहीं स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या है कि एक ही रीजन में आपको डिफरेंट स्पीसीज़ देखने को मिल जाएंगी। लाइक वेस्टर्न घाट के पास 5000 प्लस प्लांट स्पीसीज़ है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है ये याद रखना। स्पीसीज डाइवर्सिटी एक रीजन में बात हो रही है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट्स, लाइक फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये हमारा क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये जहाँ पे एक सिस्टम मेंटेन है वायोटिक और अवायोटिक के बीच में। अब बात आती है मेजरिंग डाइवर्सिटी की, जहाँ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी हमारी एक सिंगल हैबिटेट में मानी जाती है, बीटा डाइवर्सिटी हमारे डिफरेंट हैबिटेट कम्युनिटीज़ में होती है, और गामा डाइवर्सिटी हमारी टोटल डाइवर्सिटी होती है एक लार्ज रीजन की, जो अल्फा और बीटा को कंबाइन कर रही होती है। ठीक। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या है? ये देखो, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और आप इस यूनिट को अगर स्किप करने का सोच रहे हो तो इट्स योर लॉस, क्योंकि मैं तो कराने को बैठी हूँ, मैं तो करा रही हूँ, मैं तो कराऊँगी, है ना। अब ये आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, या अपने दोस्तों को पढ़ने को कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट मीट 2 क्राइटेरिया डिफाइंड बाय नॉर्मन मायर्स 1988। 2 क्राइटेरिया कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वही बनेंगे जिनमें 1500 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट से ज़्यादा होंगे, और या फिर मस्ट हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। टोटल कितने हैं? 36 हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? वो 4 हैं। हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न हिमालयास हो गए, संडिलैंड हो गया और इंडो बर्मा हो गया। ये 4 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आपको इंडिया के तो याद ही रखने हैं एट एनी कॉस्ट। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका इज़ वन हॉट स्पॉट, डोंट काउंट श्रीलंका सेपरेटली, ये एक ही है, ठीक है। फिर कुछ लोग अलग गिनने लग जाते हैं। वेस्टर्न घाट वाले को हम सह्याद्री रेंज भी बोल देते हैं, ईस्टर्न वाले को इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा को नॉर्दर्न ईस्ट और म्यांमार वाला रीजन हो गया हमारा, संडलैंड निकोबार आइलैंड रीजन हो गया। अब आपके लिए डायग्राम भी आ गए हैं, चार्ट जो हॉट स्पॉट हैं वो वाली चीज़ आ गई है। देखो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल कौन कौन से हमें देखने को मिले: जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम, जो मैंने आपको समझा दिया।
नंबर के बेसिस पे, मेजरमेंट के बेसिस पे आपको अल्फ़ा बीटा गामा देखने को मिल गया, वो समझ में आ गया। ये हर चीज़ कॉन्साइज करके दी है मैंने, ठीक है। अभी मैं बहुत एक अच्छा मॉडल बताने वाली हूँ और याद रखना, ठीक है। नॉर्मन मायर्स का ये आपको देखने को मिले 2 क्राइटेरिया जो आपको यहाँ समा के बता दिए गए हैं, और 4 तरीके के हमें वो देखने को मिले हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहाँ होते हैं? जहाँ हाई एंडेमिज्म होता है और हाई थ्रेट होता है, जहाँ हमारी प्रायोरिटी रहती है कंजर्वेशन जोन उसे बनाने की। तो हमारे पास 4 है, वेस्टर्न घाट, संडरलैंड, ईस्टर्न हिमालयाज और इंडो बर्मा। टोटल कितने हैं? 36 है। और इंडिया के पास कितने हैं? 4, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हिप्पो मॉडल क्या है? बायोलॉजिस्ट जो है वो हिप्पो एक्रोनिम को यूज़ करते हैं इन थ्रेट्स को याद रखने के लिए। हिप्पो मॉडल क्या है? H फॉर हैबिटेट लॉस एंड डिकंस्ट्रक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट है। I फॉर इन्वेसिव स्पीसीज, जो एलियन स्पीसीज डिस्प्लेस कर देती है ना नेटिव स्पीसीज़ को, वो हमारा इन्वेसिव स्पीसीज़ हो गया। P फॉर पॉल्यूशन एंड P फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड O फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन लाइक हंटिंग, पोचिंग एंड फिशिंग। तो हिप्पो मॉडल आपको याद रहेगा, H फॉर हैबिटेट लॉस, I फॉर इन्वेसिव स्पीसीज़, P फॉर पॉल्यूशन एंड P फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, O फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब मुझे यकीन तो मैं नहीं है, बट मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। मतलब जैसे मैंने हिप्पो मॉडल बोला तो आपने इतना तो लिख ही लिया होगा, है ना, क्योंकि अगर आप सीरियस होंगे, आप कथा सुनने तो नहीं आए हैं। अब आप कहोगे आप तो रूड हो रही हैं। अब मैं रूड नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ बताओ, अगर आपने ये नहीं लिखा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 2 मेन टाइप होते हैं जो आपको याद रखने हैं हमारे, इन सीटू और एक्स सीटू होता है, साइटू होता है, जो मैंने आपको कल भी बताए थे। इन साइटू कंजर्वेशन में क्या है? प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और एक्साइटू में क्या है? आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्पीसीज को। फॉर एग्जांपल वी हैव, ये पूछ लेगा कि इनमें से बताओ इन साइटू कौन सा नहीं है ना? जूस, बॉटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स और क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। वहीं मैं अगर बात करूँ इन साइटों में, तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स और सेक्रेड ग्रोव्स, ये सारे पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए याद रखना। इंडिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो आपको याद रखने हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं इंडिया में? 106 प्लस हैं, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 565 प्लस हैं, बायोस्फीयर्स 18 हैं और टाइगर रिजर्व 54 प्लस है। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब मुझे ये बताओ, आपके सबसे करीब टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपके सबसे करीब, आप जहाँ रहते हैं उसके सबसे करीब टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? उसका नाम आप एक बार कमेंट डाउन करिए, जिससे मुझे अंदाज़ लगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। डिफरेंस क्या होता है हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? देखो, इतनी बेसिक चीज़ें भी मैं लेके आई हूँ, इसलिए लेके आई हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें पता लग जाए। मुझे ख्याल सबका है, मैं सिर्फ इस मकसद से नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ भाग के सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो इन केस अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हेजिटेट मत करना, आप पूछ लेना, है ना। आप कमेंट डाउन करोगे, आई विल आंसर इट। मैं आपको ईजीएस्ट वे पॉसिबल में चीज़ समझा दूंगी, और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ें समझा सकती हूँ। मतलब ऐसा तो समझा ही सकती हूँ कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और आपसे गलती नहीं होगी, है ना। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं बाय लेजिस्लेचर। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो ये आपको याद रखना है। इनसाइटू और एक्साइटू और वाटर साइकिल तीनों की आपको ये मैंने दिया है, ये आपको याद रखना है। इनसाइटू हमारा क्या है? नेशनल पार्क्स, जिसमें है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेक्रेड ग्रोव्स, ये सारी चीज़ें हैं जो बेस्ट मेथड है हमारे, जहाँ पे स्पीसीज नेचुरली रहती हैं। और एक्साइटू क्या है? आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स। तो आपको ये भी याद रखना है। वाटर हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये आप शुरू से पढ़ते ही हैं, वाटर साइकिल, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊंगी। अब हमारे पास कुछ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट्स हैं। ये एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ईयर पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये किस लिए हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, दैट इज़ इन द ईयर 1992, जो हमारे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए है।
वहीं हमारा साइट्स जो कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना में एक बार मुझे डिफरेंस जरा कमेंट डाउन कर दो, मैं समझ जाऊँ आपकी तैयारी कितनी चल रही है। रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के लिए है और इसको रामसर साइट्स के नाम से भी आप जानते हैं। नगयोआ प्रोटोकॉल हमारा है जो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कार्टेगेना प्रोटोकॉल हमारा सेफ ट्रांसफ़र ऑफ जीएमओस जो हमारे बायो सेफ्टीज़ के लिए है। और वहीं बॉन्ड कन्वेंशन हमारा सीएमएस जिसे हम कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, जो माइग्रेट करती है ना स्पीसीज़ उनके कंजर्वेशन के लिए। अब पॉल्यूशन के सारे टाइप्स जो आप जानते हैं और इसमें एयर पॉल्यूशन बहुत पूछा जाता है। कौन मेन सोर्स है, नहीं दिख रहा है, लाओ दिखा दो। कौन मेन सोर्स है, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, तो इसको बिल्कुल आपको जितनी टेबल दी जा रही है ना, अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगी ये पूरी PDF, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूँ कि लाइक CO2 में क्या है, हमारे बर्निंग फॉसल फ्यूल्स हैं। CO क्या है, जो इनकम्प्लीट कंबशन के टाइप निकलती है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, लाइक SO2 जो हमारा कोल बर्निंग से होता है, मेन सोर्स होता है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि एसिड रेन हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये वाली टेबल आपके बहुत काम की है, जो मैं आपको ऐसे बस बोल के बता दूंगी तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको एक बार जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, जिन बच्चों को समस्या आ रही है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में, तो पहली बात मैं बता दूं, उसका लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप कमेंट डाउन करोगे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, है ना। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर जिनको समस्या आ रही है, जिनको लग रहा है अरे नहीं इतनी पढ़ाई थोड़ी करनी है, इतना थोड़ी कुछ है, तो आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर इफ़ यू वांट तो, ठीक। क्योंकि जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं करती हूँ मैं। CO2 CO SO2 NO3X SPM PM2.5 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजोन हो गया, लेड हो गया, CFCs हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारे फुल फॉर्म्स, ये सारे मेन सोर्स, ये सारे इफ़ेक्ट आपको जानने ज़रूरी हैं और ये आपको आने चाहिए, ठीक है। AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पॉल्यूशन कितना चल रहा है, तो ये पूछा ही जाता है कि कहाँ से कहाँ तक AQI लेवल कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं एसिड रेन जो बहुत पूछी जाती है, ये कैसे फॉर्म होती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड के लिए NO2, है ना, या NOx रिएक्ट कर जाता है वाटर वेपर से इन द क्लाउड्स टू फॉर्म H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो नॉर्मल रेन वाटर का pH जैसा कि हमारा 5.6 होता है, एसिडिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वहीं हमारा एसिड रेन का pH 5.6 से भी कम होता है, और कभी कभी 4 भी हो जाता है, उससे कम भी हो जाता है। तो एसिड रेन इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ये डैमेज कर देती है क्रॉप को, सॉइल को, लेक्स रिवर्स को एसिडिक बना देती है, जिससे एक्वेटिक लाइफ खत्म होने लगती है, कोरोड बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। ब्लैक क्रस्ट ऑन ताजमहल पे जो ब्लैक क्रस्ट है वो एसिड रेन से ही फॉर्म हुई है। फ्रॉम नियर बाय मथुरा रिफाइनरी, फेमस इंडियन केस, जो आपको याद रखना है। एसिड रेन फॉर्मेशन कैसे होता है, AQI स्केल क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ डायग्राम की मदद से बता दिया है। इन केस यू नीड दिस यू हैव टू गो थ्रू दिस, ओके। ये देखो, ये pH स्केल भी लगा दिया है मैंने, ठीक है। बैटरी का एसिड कितना होता है, 1, याद रखना। वाटर पोल्यूशन जो पानी से पोल्यूशन होता है, लाइक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, जो एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, आपको लगता है क्या आ गया क्या आ गया, ये यूनिट बहुत कठिन है। ये कठिन नहीं है, ये बस आपको याद करनी है, रटने वाली यूनिट है। तो BOD हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए टू ऑक्सीडाइज ऑल केमिकल्स इन वाटर, है ना। और BOD हमारा क्या है, कितनी ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। जितनी ज़्यादा BOD हाई होगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। क्लीन वाटर हैज़ BOD लेस देन 2 mg पर लीटर। COD हमारा क्या है, टोटल ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़रूरत होती है ऑल केमिकल्स इन वाटर। तो COD हमेशा ज़्यादा होती है BOD से, ठीक। यूट्रोफिकेशन जो आता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स एक्सेस हो जाते हैं, लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, जो हमारे एल्गन ब्लूम
को अफेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है जिससे डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ होती है। इसे हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं जो ह्यूमन कॉज करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसे टर्म्स हैं जो डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, वहीं बायोमैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ या उसको हम बायो एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक DDT, मर्करी, पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एज यू गो अप द फूड चेन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन टॉप प्रेडेटर्स। आ गया समझ में। मिनामाटा डिसीज़ जो आपको याद रखने हैं, ये होती है मर्करी पॉइजनिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन, जो जापान का केस है। इटाई डिसीज़ दैट इज कैडमियम पॉइजनिंग, ये डायरेक्ट पूछने वाली चीज़ें हैं, तो मैं बार बार इसीलिए इन पे ध्यान दे रही हूँ कि आप ये बार बार करेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सीरियस नहीं हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, है ना। तो एक बार आप जब चैनल खोलेंगे तो उसमें आपको 2-4 शॉर्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आपको वहाँ बोला हुआ है कि अगर आप अपने आप को सीरियस मानते हैं या आपको टेस्ट करना है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेके कितना सीरियस है, तो 5-5 क्वेश्चन का एक रैपिड फायर टेस्ट दे रखा है मैंने वहाँ पे शॉर्ट्स में डायरेक्टली। आप उन 5 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 4 से कम आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप सीरियस नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। और मैं इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, है ना। क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हो तब आपको लग रहा होगा कि कमाना है कमाना है कमाना है, क्या पढ़ाई, क्या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कमा लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप कमाने लग गए और आपके जितने सपने हैं उससे थोड़ा सा कम लेवल पे रह गए, है ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि पढ़ाई ज़्यादा आसान चीज़ थी, थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा और पढ़ लेता, है ना। तो इसलिए अभी अगर पढ़ने का टाइम चल रहा है तो ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक, एक डायग्राम जो मैं आपको बताना चाहूँ जिससे आपका सारा चीज़ समराइज हो जाए। ये हमारा बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ये हमारा यूट्रिफिकेशन हो गया। बायोमैग्निफिकेशन टॉक्सिन्स इंक्रीज अप द फूड चेन, और यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि सनलाइट ब्लॉक हो जाती है ना, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स होंगे, ज़्यादा सीवर्स होंगे वाटर बॉडी में तो काई जम जाएगी, एल्गल ब्लूम हो जाएगा, एल्गल ब्लूम आ जाएगा तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने से वो डेड जोन बन जाएगी और एक्वेटिक लाइफ ख़त्म होने लगेगी। दैट इज़ कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अगली बात अगर मैं करूँ सॉइल पॉल्यूशन की, तो उसमें हम नॉइस पॉल्यूशन भी इंक्लूड कर दिए हैं और इसमें बस इतना ही पूछा जाता है मोस्टली। सॉइल पॉल्यूशन में कौन कौन कॉज करता है? ऑयल स्पिल हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल इफिलेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र हो गए। वहीं नॉइस पॉल्यूशन में हमारी सेफ लिमिट होती है 45 डेसिबल की डे में और 35 डेसिबल नाइट में रेजिडेंशियल एरिया में। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में अप टू 75 डेसिबल, एवब 80 डेसिबल हियरिंग डैमेज रिस्क और एवब 100 डेसिबल नॉइस इंड्यूस्ड डीफनेस। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। हमें दिसंबर वाले PYQs में भी आया हुआ है और मैं यहाँ आपको बार बार हुक सेल नहीं कर सकती कि देखो भाइयों और बहनों ये बहुत ज़रूरी है, आओ सारा ध्यान यहाँ लगा, तो दैट्स नॉट माई टाइप। मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, बता दूंगी कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, क्योंकि सीरियस बच्चों से ज़्यादा कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मैं बता दूं, मैं एक 240 बच्चों की लिस्ट बना रही हूँ सीरियस एस्पिरेंट्स की, जो असल में इस वाले जून वाले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं अपना नेट GRF। तो आप का एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है, वरना मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि फ़लाने शहर में फ़लानी बच्ची बैठ गई, फ़लाना बच्चा बैठ के ये पढ़ रहा है ना। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही बताएगा कि आप कितना सीरियस हैं। तो अभी जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कुछ भी अभी आपको मैं PYQs दूंगी करने को, तो उनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं। उससे ये होगा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको उस लिस्ट में आपका नाम ले आएगा और उन बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइजेस हैं जो उनकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है होने वाले हैं। ठीक है, सो आपको कंटेंट भी फ्री मिल रहा है, बस आपकी कीमत लग रही है तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत। ठीक, क्लाइमेट चेंज की बात मैं करूं तो क्लाइमेट चेंज हमारा सबसे पहले बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग भी आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट कीप अर्थ वार्म। अभी आप देखिए कि 2026 में बताया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। तो सारी चीज़ें आपकी हैं यहीं पे
आपको देखने को मिल रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को गर्म रखती है अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसेस trap heat from the sun inside the atmosphere like glass in a greenhouse। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हमारी CO2 हो गई, CH4 हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया, और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो आपको याद ही रखनी है। कौन किसका क्या सोर्स है वो आपको याद रखना है, कहाँ से क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं वो याद रखनी है, ये सामने आके हैं। ठीक है। ओजोन हो गई जो आप देखते हैं एट ग्राउंड लेवल पॉल्यूटेंट एट स्ट्रेटोस्फेयर एट इज अ प्रोटेक्टर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल याद रखना है। CO2 वेस्ट लाइन पे है, वहीं CH421, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं नंबर्स और आपको नंबर मालूम नहीं होते हैं, है ना। मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस पर मॉलिक्यूल्स आर CFCs आर SF6 बट CO2 मैटर्स मोस्ट ड्यू टू शेयर वॉल्यूम। ये आपका आ गया ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का डायग्राम्स। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सोलर रेडिएशन एंड ऑल द थिंग्स मेक द डिफरेंस। ठीक है। एक तो डार्क स्क्रीन आती है तो मुझे लगता है कि क्यों आ गई, क्योंकि मेरी आंखों में चुभती है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आँखों से परेशान हूँ। आँखों से परेशान होने का मतलब आई हैव एन एलर्जी लाइट से, सनलाइट से, तो मेरा गर्मी में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और ऐसे ही कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं। डिले नहीं मतलब थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए थे, बट वी आर ट्राइंग टू बी इन द लेन। और हम कंसिस्टेंटली तो चीज़ें पोस्ट कर ही रहे हैं, आपके लिए अपलोड कर ही रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि हम उतना टाइमली नहीं कर रहे हैं, है ना। बट आप यकीन रखिए, आप यकीन मानिए कि आपकी ये 50 दिन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपको जिस दिन लेक्चर अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी गुजारिश रहेगी उस दिन आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करिए। आप समझ लीजिए कि एक दिन की छुट्टी मिली है आपको, वरना आपके जो फाउंडेशन सीरीज़ है उसमें आप अपने लूप होल्स जो गैप हैं उनको रिवाइज़ करिए। बार बार जितना रोज पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करिए। और पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है तो उसका भी देखिए, मैं आपको सब कुछ करा ही रही हूँ, है ना। और जैसे कि इंग्लिश एक बहुत ही डिमांडेड सब्जेक्ट है नेट JRF में, है ना। तो आप, मुझे लगता है तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप वो सारे प्लेलिस्ट से जुड़े ही होंगे, है ना। और सब कुछ फ्री है तो आराम से पढ़ो। ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है हमारी? ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रोटेक्टर की तरह काम करती है, वो एब्जॉर्व करती है हार्मफुल UV रेडिएशन, दैट इज़ UVB एंड UVC रेडिएशन फ्रॉम द सन। वहीं भी जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो मेन कल्प्रिट होते हैं, और 1 CFC मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक। ओजोन होल क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर एंटार्क्टिका इन 1985। ओजोन होल, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि UVB बढ़ गई, जैसे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स और वीक इम्यूनिटी, क्रॉप डैमेज बढ़ गया। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बहुत पूछा जाता है, तो अगर अभी तक नहीं मालूम था तो कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी टू फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटी एवर। CFCs रिप्लेस्ड बाय HCFCs। HCFCs क्या हैं? एक ट्रांजिशन स्टिल बीइंग फेस्ड आउट अंडर किगाली अमेंडमेंट 2016। अगली बात अगर मैं करूँ तो डॉप्सन यूनिट याद रखना, DU, दैट इज़ यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन। नॉर्मल ओजोन हमारी अप्रॉक्स 300 DU है, और वहीं ओजोन होल बिलो 220 DU है। DU ये आप ढूंढते रह जाओगे क्या होता है ना, इसलिए याद रखना। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कोई किताब खरीदें और उसमें लाइन टू लाइन पढ़ें, इसलिए जितनी मेन चीज़ें आपको दी जा रही हैं आप इन भरोसा रखिए और करिए। और आपको अभी मैं मैराथन्स कराऊंगी, जैसे जिन बच्चों को लग रहा है कि आप कब कराएंगी मैराथन्स, तो मैं बता दूं, ये बस ये वाला हमारा कंप्लीट होने के बाद एक दो लेक्चर मेरे को लेने हैं DI वगैरह के, उसके बाद हमारी मैराथन्स ही चलेंगी। ठीक है। रिवीजन ही चलेगा, चैप्टर वाइज भी चलेगा, पूरा ऐसे सब मिक्स भी चलेगा, तो वो चिंता करने वाली बात नहीं है। इसका डायग्राम भी अगर मैं आपको बताऊं, डॉप्सन यूनिट लिख लिया ना, कॉपी में नहीं लिखा कि डांट खानी है। ओजोन लेयर और CFC डिप्लेशन, ये आप समझ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया वही है। और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं? हमारी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रही है, सी लेवल राइज हो रहा है,
more frequent and intense extreme weather events, melting of Arctic Antarctic ice, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, लॉस ऑफ मराइन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी शिफ्ट हो रहा है, एग्रीकल्चरल जोन्स में क्रॉप फेलियर हो रहा है, स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज लाइक मलेरिया डेंगू टू न्यू एरियाज, सबमर्जेंस ऑफ लो lying islands like Maldives develop at risk। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो आपको आने ही आने हैं। ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स हैं जो बस आप ऐसे पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएंगे। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, याद करने वाली बात है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, एक अलग से भी पीडीएफ दे दूँगी, है ना। तो ये आपकी टेबल है जिसको आपको आराम से खुद पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूँगी। आपको मैं हाईलाइट करके बता दे रही हूँ कि कौन कौन से नहीं भूलने हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल किसी हाल में नहीं भूलना है। ये क्या है, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग CO2 रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। ये नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं भूलना है, अर्थ समिट नहीं भूलना है। अर्थ समिट हमारा 1992 का, ब्रुकलिन रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं भूलना है। वहीं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, मतलब ये सारे इम्पोर्टेंट वाले ही हैं, तो इसमें भूलना कुछ नहीं है। लेकिन जो जो हाईलाइट करें हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं किसी भी हाल में। खाना खाना भूल जाना ये मत भूलना। आगे में पुराने टीचर्स वाली बात पे। अब ये देखो, Rio+20 समिट, जहाँ ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला है। पेरिस एग्रीमेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। तो ये मत सोचना कि क्या ही दे दिया, ठीक है। यही आपको इंटरनेशनल की टाइमलाइन ये जो पूछी जाती है, आपको अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं कि इसको अरेंज करिए, बताइए। पेरिस के एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योटो आपको मैंने बोला ही है, सेंडाई और रियो, तो ये सारे मेन हैं जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगली बात मैं करूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट का डिफरेंस जो पूछ लिया जाता है वो ये है। देख रहे हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लाए हो। तो यार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि आई वांट कि मैं जो रिवीजन कराऊँ वो मैं आपको लाइव कराऊँ, है ना। दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव एंड टाइम सेविंग, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो एक मिनिमम सब्सक्राइबर काउंट होता है, वो करा दो, जिससे मैं आपके ये लेक्चर्स लाइव ले पाऊँ, ठीक है। एटलीस्ट जो रिवीजन वाले लेक्चर हम थर्ड साइकिल से ला रहे हैं ना, वो वाले, ठीक। एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल केवल डेवलप्ड नेशंस के लिए है, वहीं पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सल है। वहीं बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग टारगेट्स होते हैं। वहीं यहाँ NDCs आर वॉलेंट्री, दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड। टारगेट हमारा इसमें है 5.2 बिलो 1990 लेवल्स, जो 2008 से 12 तक का था क्योटो प्रोटोकॉल। वहीं हमारा इससे कम है, बट 2 डिग्री सेल्सियस से कम है, और एम हम कर रहे हैं 1.5 डिग्री का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। कार्बन मार्केट, अगर मैं बात करूँ CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हमें क्योटो प्रोटोकॉल में देखने को मिला। वहीं आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट्स आपको पेरिस एग्रीमेंट में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जिनके बारे में भी पूछ लेते हैं। वो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं फ्रॉम एग्रीमेंट्स। UNFCCC, दैट इज़ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो 1992 में अडॉप्ट किया गया है और फोर्स किया गया है 1994 में। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज़ एनुअल मीटिंग। COP27 हमारे इजिप्ट में हुई 2022 में। COP28 दुबई में हुई 2023 में। COP29 अज़ेरबैजान में हुई 2024 में। अब मेरे को ये बताओ 2025 में हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो कहाँ हुई है, ठीक है। NDC इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे हर एक कंट्री सेट कर देती है अपना क्लाइमेट टारगेट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। वहीं कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो की बात करूँ तो ये एमिशन इज़ इक्वल टू एब्जॉर्बेशन, जहाँ पे कार्बन सिंक। इंडिया का टारगेट है नेट जीरो बाय 2070, ठीक। IPCC, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये फिर से याद रखना कि अगर मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारा इम्पॉर्टेंट है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज़ CBDR, all countries responsible for climate change but developed nations
bear more responsibility, they cause more historical emissions. अब मैं बात करने वाली हूँ एनर्जी सोर्सेस की। ये देखो, मैं आपके लिए ना एक वन शॉट ये तैयार कर रही हूँ, है ना। तो ये मत सोचना कि आपने भगा दिया। अब कोई मतलब नहीं है कि मैं एक लेक्चर के 5 लेक्चर बना के डालूँ, है ना। कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, एक ही बात है। इससे अच्छा आपको एक बार में चीज़ें एक जगह समा दी जाए, ठीक। एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आपको मालूम है। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो हमारे नॉन कन्वेंशनल होते हैं, वही नॉन रिन्यूएबल हमारे कन्वेंशनल होते हैं। मतलब आपको इसमें अगेन ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको रिन्यूएबल सोर्सेज में देखने को मिल जाएगी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, टाइडल वेव, थर्मल, बायोमास, बायोगैस, हाइड्रोजन एनर्जी। वहीं नॉन रिन्यूएबल में आपको देखने को मिलेगा कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किस किस को अंतर नहीं मालूम है, एक बार ज़रा कमेंट डाउन करो। और जिसको मालूम है, मुझे मालूम है आप कमेंट डाउन नहीं करोगे, अपनी कमी है ना, बट जिसको मालूम है वो ज़रा एक बार डेफिनेशन लिख दे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की, जिससे जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें आसानी हो जाए। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है वो है हमारा 500 GW ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल capacity by 2030. India's world 4th largest renewable energy capacity as of recent years. बायोफ्यूल्स क्लासिफिकेशन भी आपके लिए टेबल इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 3 जनरेशन आपको देखने को मिल रही है बायोफ्यूल क्लासिफिकेशन में। पहली जनरेशन में आपको फूड क्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, और सेकेंड जनरेशन में एग्रीकल्चर बेस्ड, और थर्ड जनरेशन में एल्गाई बेस्ड। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेन आपको बताई जा रही हैं, जिस बारे में जितना जानना ज़रूरी है उतना बताया जा रहा है। अब ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो पूछ लेते हैं, इनका ईयर पूछ लेते हैं, तो इन्हें भूल के भी नहीं भूलना है। और अगेन इस टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको मिल ही जाएगा, है ना। कि इन्वायरमेंटल लॉस अगर आपको यहाँ ना ही मिले, कहीं भी आप खो जाओ, तो कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, एक QR लगा हुआ, उससे स्कैन कर लेना, ठीक है। की इन्वायरमेंट, मुझे मालूम है इतनी मेहनत करने में ही आपको थकान हो जाएगी, है ना। पानी मैं पिलवा दूँगी, ऑर्डर कर दूँगी आपके लिए, ठीक है। की इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया जो आपको याद रखने हैं, इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्ट पहले आया, कौन सा बाद में आया, किसका क्या काम है, किसका क्या पर्पस है, तो वो आपको याद रखना है। चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो, एयर वाला, इन्वायरमेंटल ये जो एक्ट है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें बच्चों को लगता है कि ये वाला पहले आया है, बल्कि ये बाद में आया। और ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो पास हुआ है आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये फॉरेस्ट, ये सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो आपको खुद से याद रखने हैं, ठीक है। वहीं आर्टिकल 48A जो हमारे DPSP में ऐड हुआ है, जो पॉलिटी वाले बच्चे उन्हें मालूम होगा, जो नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि हमारे जो DPSPs होते हैं उसमें हमारे आर्टिकल 48A में बोला गया है कि स्टेट शेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो कोई भरोसा नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। वहीं आर्टिकल 51AG जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहती है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हमारे पास डायग्राम है जो इन्वायरमेंटल लॉज के टाइमलाइन की है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो मैंने कहा था कि पोस्ट भोपाल हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ कुछ 8 मिशन हमारे लिए लाए गए थे, नेशनल मिशन अंडर NAPCC, दैट इज़ किसका क्या फोकस है, क्या मिशन नेम है। सोलर मिशन में हम सोलर एनर्जी एक्सपेंशन कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी पे हम रिड्यूस कर रहे हैं एनर्जी इंटेंसिटी, और सस्टेनेबल हैबिटेट में ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग। तो ये सारी ऐसे मिशन नेम है जो आपको याद रखने हैं। और मतलब एक बार आपकी नज़र से तो गुजरे ही होने चाहिए, है ना, आपको मालूम ही होना चाहिए कि ग्रीन इंडिया मिशन में क्या है, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, ऐसे वाला, ठीक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग। वहीं कुछ मूवमेंट जो हुए हैं, पहले हुए हैं, लाइक चिपको मूवमेंट, आपको मालूम है, सुंदर लाल बहुगुणा एंड चांदनी प्रसाद भट्ट, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, ये आपको याद रखना है। ये पूछ लेगा डायरेक्टली कि किसने बोला है, तो वुमेन हग ट्रीज टू प्रिवेंट फेलिंग, लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। ये चमोली में हुआ था, उत्तराखंड में, और 1973 में हुआ था चिपको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट, जैसे चिपको आ जाता है वैसे ही अपिको आ जाता है। अपिको मूवमेंट हमें कर्नाटका में देखने को मिला, साउथ इंडियन वर्जन ऑफ चिपको, अपिको हग इन कनाडा।
तो अब ये देखो चिपको और अपिको, एक कनाडा कह रही हूँ, एक कर्नाटका में है, एक उत्तराखंड में है, ठीक। साइलेंट वैली मूवमेंट जो केरल अपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन साइलेंट वैली, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, विश्नोई मूवमेंट हो गया, जंगल बचाओ आंदोलन हो गया, ये आपको सारे याद रखने हैं। इनके जो आपको ऐसे डायग्राम में चाहिए तो आप इतनी छोटी सी ये चीज़ भी याद कर सकते हैं, इसमें सारा डेट, जगह, मेन चीज़ें, मेमोरी ट्रिक्स सब कुछ दे रखा है, ठीक। नेचुरल डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप अर्थक्वेक तो जानते ही हैं जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से होता है, तो ये इन्वायरमेंट वाले केस में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी डिज़ास्टर किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। जैसे फ्लड हो रहा है वो एक्सेसिव रेनफॉल से हो रहा है, इंडिया में क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, तो ये मैंने सारी चीज़ें एक टेबल में कर दी हैं डिज़ाइन। और क्योंकि इतना 1 घंटा होने जा रहा होगा करीबन और मेरा लगातार स्क्रीन से कांटेक्ट हो गया, तो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू, बट मैं आपको मेन चीज़ें दिखा दे रही हूँ। मतलब ये मैं आपको करा पूरा रही हूँ, है ना, करा पूरा रही हूँ, बट द थिंग इज़ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको खुद से पढ़ के याद ही करना है, वहाँ पे मैं ऐसा आपको टेबल दिखा दे रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है, तो इतना तो आप कर ही सकते होंगे, है ना। जब मैं इतनी बुरी हालत में आंखों को लिए बैठी हूँ तो इतना तो आप भी हेल्प कर ही सकते होंगे। अर्थ को एक फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, सुनामी, लैंडस्लाइड, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इनका कॉज, इनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और अगर मैं बात करूँ NDMA, डेट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हुई है अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, SDMA एट स्टेट लेवल बाय चीफ मिनिस्टर एज चेयरमैन। सेंडाई फ्रेमवर्क जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही थी, उसमें 4 प्रायोरिटीज़ हमारी हैं: अंडरस्टैंड रिस्क, स्ट्रेंथन गवर्नेंस, इन्वेस्ट इन रेजिलेंस और बिल्ड बैक बेटर, ठीक। अगली बात अगर मैं करूं तो ये भी आपके देख लो, इसमें 17 SDGs बनाई गई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, चाहे हमारा नो पॉवर्टी हो गया, ज़ीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, जिन पे स्टार बना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 4th कौन सा है या 13th कौन सा है, ऐसे करके, ठीक है, या कुछ और डिटेलिंग पूछ लेते हैं। तो SDGs आपको याद रखने हैं। अगली बात अगर मैं करूं आपसे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा टोटल एरिया होता है हमारे प्रोडक्टिव लैंड वाटर का, जो चाहिए ही होता है टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय पॉपुलेशन एंड अब्सॉर्बेड वेस्ट। मेजर किया जाता है ग्लोबल हेक्टेयर्स में और कॉन्सेप्ट बाय मैथ्यूस वेकनिकल एंड विलियम रीस। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहीं कार्बन फुटप्रिंट हमारा टोटल GHGs, दैट इज emissions caused by individual product or organism measured in CO2 equivalent. Biocapacity, Earth's ability to regenerate resources and absorb water. If ecological footprint is greater than the biocapacity, ecological overshoot. तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही समझ में आ रही होंगी क्योंकि इतने ईजी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अर्थ ओवरशूट डे की अगर मैं बात करूँ तो डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज़ demand on nature exceed earth capacity for that year has moved earlier each decade, ठीक। अब आप कहोगे आप तो पढ़ा के चली गई, अरे भाई बेटा ये तुम पढ़ के तो देखो, खुद पढ़ के तो देखो, इसमें क्या समझाने वाली बात है बताओ। ओवरशूट डे क्या है, एक ऐसी डेट है, और क्या बताऊँ मैं इसमें। सस्टेनेबल development that means the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो इसमें 3 पिलर देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, जो ट्रिपल बॉटम लाइन देखने को मिलेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसी के अंडर 17 SDGs आए हैं जो आपको मैं बोल रही थी याद रखने हैं। अब PYQs पे जाने से पहले आपको कुछ और चीज़ मैं कराना चाहती हूँ, एक बार बस निगाह डाल लो क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। बाकी ये 1 घंटे में आपका ये एक 1 शॉट हो गया है, ये आपके लिए ज़रूरी था।
ये देखो, इस यहाँ पे मैंने तुमको एसडीजीज जो है वो डिटेल में दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसको एक बार आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसडीजीज अडॉप्ट किए गए हैं एट द यूएन समिट इन सितंबर 2015 एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिप्लेस किया है इसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, एमडीजी को, जो 2000 से 2015 तक चले हैं। इसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं और 232 इंडिकेटर्स हैं। पीरियड हमारा 2015 टू 2030 याद रखना है। अडॉप्टेड बाय 193 यूएन मेंबर स्टेट्स। अगली बात अगर मैं करूँ तो आपको ये 5 पीस याद रखने हैं एसडीजीज के, जो पूछ लिए जाते हैं। दैट इज़ पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, पीपल में क्या गोल है आपका? एंड पॉवर्टी, हंगर, अचीव इक्वलिटी। प्लानट में हमारा है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रॉस्पेरिटी में इकोनॉमिक ग्रोथ और पीस में पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज़ और पार्टनरशिप में ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ये आपको याद रखना है। जो एसडीजीज आपको याद ही रखने हैं, जिनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने हैं, कुल दिमाग नहीं लगाना है, वो हैं आपके ये वाले एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17। ये 17 हैं जो मेन है, वो आपको याद ही रखने हैं। किस एंगल से क्या क्या पूछ लिया जाता है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगली बात मैं करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। दैट इज़ HDI इज़ पब्लिश्ड एनुअली इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बाय UNDP, और ये क्रिएटेड की गई है बाय महबूब उल हक विद इनपुट फ्रॉम अमर्त्य सेन। HDI क्या है? कंपोजिट ऑफ 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन कौन कौन सी हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। HDI की रेंज है 0 to 1 और 1 है हायर डेवलपमेंट। Very high HDI is greater than 0.8 and high is like 0.7 to 0.799 and medium is 0.55 to 0.699, लो 0.550 से कम। इंडिया HDI कैटेगरी हमारी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आ रही है और फर्स्ट SDR पब्लिश हमारी हुई है 1990 में। और इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना क्योंकि HDI मेजर करता है डेवलपमेंट क्वालिटी, नॉट जस्ट GDP पर कैपिटा अलोन, इग्नोर्स एजुकेशन एंड हेल्थ। कुछ और ग्लोबल कीवर्ड्स हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, लाइक हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं। इनका फोकस क्या होता है, कौन क्या पब्लिश करता है, तो इस पर भी एक बार निगाह मार लेना। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। MDGs और SDGs में एक जो डिफरेंस आपको चाहिए था वो मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में दे दिया है। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, लाइक कब अडॉप्ट हुआ है, कब पब्लिश, कौन पब्लिश करता है, क्या डायमेंशंस होती हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको वीडियो पॉज कर करके आपको कमेंट डाउन करते जाना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पास ये हैं। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए थे, जो आए हुए ही हैं, है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको दिख के आंसर, ये देखो, ये क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट डाउन करने हैं, इनके आंसर्स। और ये देखो कौन सा हमेशा अपराइट रहता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो 1, 2, 3 वीडियो पॉज कर करके आंसर करते ना, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, है ना। मेरे लिए कैसे होगा कि मुझे पता लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ इंसान को कितना समझ आ रहा है। क्या हो गया? अरे ठीक है, अरे व्हाट हैपेंड? चिपको मूवमेंट प्राइमरी एसोसिएटेड विथ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस ये हैं और 5 क्वेश्चंस वो हैं। तो ये 18 क्वेश्चंस करना और अपना स्कोर कमेंट डाउन करना कि कितना आ रहा है। और अगर 15 से कम आ रहा है तो बेटा तुमको एक बार ये पूरी वीडियो देखने की फिर से ज़रूरत है और नोट्स बनाने की ज़रूरत है, जितना भी मैंने बताया है। और आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ पे भी कमी हो रही है उसको रिवाइज़ करना, समझना और सुधारना। बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरीके से एक और अच्छी और एक नई क्लास में। और अगर आपका इंग्लिश है तो भी आपको ज्वाइन इन कर लेना है। और इसी तरह हम सारी चीज़ें करते जा रहे हैं और आपको पढ़ाते जा रहे हैं। और आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है वो कमेंट डाउन करके हमको बताते जाना है। वी आर हेयर टू हेल्प यू।
ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक, अपनी शिकायतें, अपनी सारी बातें आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह का बेहतर कंटेंट एक बेहतर फॉर्म में पाने के लिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।